गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द रेफरेंस फ्रेम, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कितने टाइप के रेफरेंस फ्रेम होते हैं। दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। फिर हम उसमें बात किए थे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ सिर्फ कौन से फ्रेम के लिए अप्लाइड है, इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाइड है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है, जीरो। और नॉन इनर्शियल का एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, मींस नॉन जीरो होता है। तो यदि हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, तो हमने उसमें के लिए कौन सा फोर्स, एक नया फोर्स जनरेट किया, उसका नाम क्या था, स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स था, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के बारे में मैंने बताया कि ये हमेशा कहाँ पर रहेगा, ऑब्जेक्ट पर लगेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, यही रहेगा। इसका डायरेक्शन होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये रहेगा। ठीक है। और ये हमेशा एक और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि ये कहाँ पर लगेगा, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा। ये मैंने बताया था कि ये हमेशा कहाँ पर लगता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पर। कहाँ पर लगता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पर अप्लाई होगा। तो यहाँ तक का बात सभी को समझ में आ गया था। हम उसका एग्जाम्पल भी लिए थे कि कैसे हम बताते हैं इनर्शियल या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हमें एक गिवन है, एक कार्ट है जिसका एम मास है, कैपिटल एम मास की कार्ट है, जिसका वेलोसिटी क्या है, v1, और जिसका एक्सेलरेशन क्या है, a1। जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, और एक्सेलरेशन क्या है, a1। उसे एक ऑब्जर्वर देख रहा है, उसे एक ऑब्जर्वर देख रहा है जिसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, a2, और वेलोसिटी कितनी है, v2। उसका एक्सेलरेशन कितना है, a2, और वेलोसिटी कितनी है, v2। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक। अब उसने क्या पूछा है कि फाइंड द स्यूडो फोर्स। ठीक, उसने पूछा है कि स्यूडो फोर्स बताना है कितना लगेगा। तो देखो, क्या स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द बॉडी, एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। लेकिन एम किसका रहेगा, मास ऑफ बॉडी, वो कितना है, कैपिटल एम, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम वो कितना है। क्या इस बार ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कौन है, क्या a2। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, a2। तो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, a2। तो क्या आ गया, m इंटू a2। डायरेक्शन का बात करोगे तो क्या, कुछ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो क्या ma2 कुछ इस टाइप में लगेगा, ma2 कुछ इस टाइप में लगेगा। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी रेफरेंस फ्रेम के ऊपर रहती है हमारी लिफ्ट प्रॉब्लम। इसी रेफरेंस फ्रेम पर यदि हम देखें तो हमारी जितनी भी लिफ्ट प्रॉब्लम रहेंगी जिनमें हम वेइंग मशीन का यूज करेंगे, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम यहीं से आती हैं। देखो तो नेक्स्ट लिखो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिफ्ट एंड वेट मशीन, वेइंग मशीन। प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिफ्ट एंड वेइंग मशीन, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने एक वेइंग मशीन देखी होगी जिस पर हम क्या करते हैं, अपना वेट मेजर करते हैं। इस टाइप में एक वेइंग मशीन रहती है, इस टाइप में क्या रहती है, वेइंग मशीन रहती है।
ठीक है। यहाँ पर एक स्केल रहता है जिसमें आपका वेट है 0 से लेके 120 kg, लगभग सब में यही रहता है 0 से 120 kg। ठीक है। ये स्केल यहाँ से लगातार क्या होता है, टर्न होता है, मैक्सिमम 120 तक जाता है। वहाँ पर हम अपना क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं। ठीक है। अब यदि हम इस वेइंग मशीन को किस में रख दें, लिफ्ट में। अब यदि हम इस वेइंग मशीन को किस में रख देते हैं, लिफ्ट में, तो हमेशा याद रखना वेइंग मशीन क्या काउंट करती है, वेइंग मशीन, ठीक, तो नोट कर लेना, वेइंग मशीन ऑलवेज काउंट द नॉर्मल फोर्स, ऑलवेज काउंट द नॉर्मल फोर्स। ठीक है। तो वेइंग मशीन हमेशा क्या काउंट करती है, नॉर्मल फोर्स काउंट करती है। यदि यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर को हम इस पर प्लेस कर देते हैं, वेइंग मशीन पर ये ऑब्जर्वर प्लेस है, अब सपोज करो इसका मास m है, इसका मास क्या है, m। तो अभी मैं पहले का कंडीशन ले रहा हूँ कि ये वेइंग मशीन किस में प्लेस नहीं है, लिफ्ट में। तो क्या वेइंग मशीन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, वेइंग मशीन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg लगेगा। देखो गिरा पर्सन, ये वेइंग मशीन, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है, mg। वेइंग मशीन इस पर ऊपर क्या लगाएगा, क्या नॉर्मल अप्लाई करेगा। तो वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होता है, जनरल केस में n इजिकल टू क्या हो जाता है, mg। जनरल केस में n इजिकल टू क्या हो गया, mg, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। तो वेइंग मशीन हमें हमारा क्या बता देता है, वेट बता देता है कि आपका वेट 70 kg है, 80 kg है। ठीक है, इस टाइप में बताता है। लेकिन यदि हम अब इसको किस में प्लेस कर दें, वेइंग मशीन को लिफ्ट में, वेइंग मशीन को कहाँ पर प्लेस कर दो, लिफ्ट में प्लेस कर दो, तो लिफ्ट या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। राइट लेफ्ट तो जाती नहीं है ज़्यादातर, लिफ्ट जाती है कोई, मुझे नहीं पता राइट लेफ्ट का, लेकिन ज़्यादातर कहाँ होती है, अप और डाउन, ऐसा ही रहता है। ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कभी कभी, यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, तो जब भी हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो वेइंग मशीन में कभी वेट ज़्यादा होता है, कभी वेट हमें कम दिखाई देता है, कभी वेट ज़्यादा होता है, कभी कम दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है यही जो मैंने अभी बताया था, स्यूडो फोर्स। इसका रीज़न क्या है, स्यूडो फोर्स। क्योंकि जब हम लिफ्ट में जा रहे हैं या जब भी हम लिफ्ट में मूवमेंट कर रहे हैं, तो लिफ्ट कैसा फ्रेम हो गया, यदि लिफ्ट में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो ऑब्जर्वर कैसे रेफरेंस फ्रेम में है, कि नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर कैसे रेफरेंस फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्या है, हमेशा स्यूडो फोर्स आएगा। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमेशा क्या आएगा, स्यूडो फोर्स, जिसकी वजह से हमारा वेट क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। तो चलो इसमें डिस्कस करते हैं, यदि लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, अपर डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन a। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ लिफ्ट इज मूविंग अप, इफ लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a, जो दिखाने नोट कर लो, इफ लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a, यदि लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a से। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन है, वेइंग मशीन। अब लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, ऊपर, कितने से, a एक्सेलरेशन से। ठीक है, दिख रहा है। तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, क्या mg। ऊपर ये लिफ्ट, इस पर ऊपर ये वेइंग मशीन इस पर क्या लगा रही होगी, नॉर्मल। ये तो सिंपल है।
ये तो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस पर क्या लग रहा है mg, ये सरफेस इस पर क्या लगा रहा है नॉर्मल। लेकिन इस बार हमारा जो फ्रेम है वो कैसा है नॉन इनर्शियल। फ्रेम हमारा कैसा है नॉन इनर्शियल। तो यदि यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर प्लेस है, यदि यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर प्लेस्ड है, तो क्या इस टाइम ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन है कितना a, ऑब्जर्वर की भी एक्सेलरेशन कितना है a। लेकिन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये पर्सन कहाँ पर है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये पर्सन कहाँ पर है, कि ये इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है 0। ये तो बात समझ में आई, क्योंकि क्या इसको कहीं मूव करता हुआ दिखाई देगा नहीं, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। यहाँ तक तो बात फिक्स हो गई। चलो आगे देखते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन से फ्रेम में है, क्या नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये खुद भी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ए से। तो जब भी हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगाना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है, तो क्या हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब भी हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो क्या स्यूडो फोर्स के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना m और इसका एक्सेलरेशन कितना a, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट, डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो जब एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना है 0, तो क्या फोर्स भी कैसा रहेगा 0 होना चाहिए, फोर्स भी क्या होना चाहिए 0। तो इसके रेस्पेक्ट में जब फोर्स 0 है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो, क्या मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स लिखो इसके रेस्पेक्ट में, ऊपर कितना n, नीचे कितना mg और नीचे कितना ma। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। n इज इक्वल टू क्या आ गया m इंटू जी प्लस ए। तो यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है किससे a एक्सेलरेशन से, यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है किससे a एक्सेलरेशन से, तब हमेशा जो हमें हमारा वेट है वो हमेशा क्या दिखाई देगा ज़्यादा दिखाई देगा, हमें हमेशा वेट क्या होगा ज़्यादा दिखाई देगा। सेकंड, अब जैसे हमने कंसिडर किया कि लिफ्ट कहाँ जा रही है ऊपर, ऐसे ही हम क्या एक और चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि लिफ्ट नीचे आ रही हो ए एक्सेलरेशन से, लिफ्ट नीचे, लिफ्ट कहाँ आ रही हो नीचे। इफ से तो सेकंड लिखना, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration a, if lift is moving downward with acceleration a। ठीक है, तो अब यदि नीचे लिफ्ट आ रही है, अब लिफ्ट कहाँ पर आ रही है नीचे, अगेन यही पर्सन, यही वेट मशीन, वही ऑब्जर्वर, डाउनवर्ड आ रही है कितने से ए से, डाउनवर्ड कितने से आ रही है ए से आ रही है, इसका मास क्या सपोज कर लो m। ठीक है, तो अब इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, लेकिन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये किस पर है रेस्ट पर। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्ट में क्या इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो क्या हमें एक ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो क्या हमें एक स्यूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा। तो क्या स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम की क्या आता है अपोजिट, और मैग्नीट्यूड m इंटू मास ऑफ द बॉडी जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो क्या ये फोर्स का रिजल्टेंट क्या इन पर 0 होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो देखो क्या आया n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया एम जी माइनस ए, n इज इक्वल टू क्या आ गया m इंटू जी माइनस ए। तो अब सोचो यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में किससे आने लगे g की वैल्यू से,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब हम किससे आने लगे, जी की वैल्यू से आने लगे, तो क्या होगा, तो क्या नॉर्मल फोर्स का वैल्यू जीरो, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। मीन्स दोनों क्या, अब की बार नॉर्मल फोर्स का जीरो होने का मतलब है एम ए और एम जी ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, एम जी और एम ए ने एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो उस टाइम पर लिफ्ट के या वेट मशीन के साथ पर्सन का कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, उस टाइम वेइंग मशीन और पर्सन का कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। तो इसमें नेक्स्ट लिख लेना, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जी, इफ a is equal to g, then there will be no contact between object and weight machine, ऑब्जेक्ट एंड वेइंग मशीन। ठीक है, तो आदमी को क्या लगेगा कि उसका वेट क्या है, जीरो, उस कंडीशन पे आदमी को क्या लगेगा, उसका वेट क्या है, जीरो है। बात समझ में आ गई। यदि लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसके साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ। बात समझ में आई। इसी के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो तुम्हें ध्यान से सुननी है और नोट करनी है, कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता है, जहाँ पर हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता है, लेकिन उस केस में भी हमें पता चलेगा, हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा वेट ज़्यादा रहेगा या फिर कम लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट करना, if the velocity of object, sorry, if the velocity of lift, जनरली लिफ्ट ही लिखो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखना, पॉइंट, if first, if the velocity of lift is increasing in upward direction, first, ठीक है, if the velocity of lift is increasing in upward direction, then the weight is more than normal, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, if the velocity of lift is decreasing, if the velocity of lift is decreasing in downward direction, then also weight is more than normal one, तो उस टाइम पर भी वेट क्या होगा, नॉर्मल से हमेशा कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बात समझाता हूँ कैसे, देखो, यदि लिफ्ट में एक पर्सन है, ठीक, लिफ्ट में क्या है, एक पर्सन, लिफ्ट डाउनवर्ड में जा रही है, किससे, v वेलोसिटी से, लेकिन v का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यदि लगातार स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो स्पीड को डिक्रीज करने के लिए कौन चाहिए, फोर्स चाहिए। तो क्या फोर्स उस टाइम पर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, फोर्स उस टाइम पर वेलोसिटी के कहाँ लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ए एक्सेलरेशन
फोर्स है तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन कहाँ है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो क्या हमने यही केस पढ़ा था कि जब एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो वेट हमेशा क्या फील होता है, मोर फील होता है, ठीक है। तो यदि कभी भी ऐसा केस गिवन हो कि हमारा वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब भी जो वेट होगा वो हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, किससे, नॉर्मल केस से। बात समझ में आ गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो इसी में, if the velocity of lift is increasing in downward direction, then the weight is less than normal weight। यदि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है मीन्स क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी किस में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्यूडो फोर्स कहाँ पर लगेगा, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या एम जी और एम ए एक दूसरे के अपोजिट आ गए, एम जी और एम ए क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। बात समझ में आ गई। तो उस केस में भी वेट क्या होगा, लेस होगा, किससे, नॉर्मल कंडीशन से। फोर्थ पॉइंट लिखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट is decreasing in upward direction, then the weight is less than normal weight, बात समझ में आई। देखो इसको भी देख लो थोड़ा सा कैसे होता है। तो यदि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर डिक्रीज हो रही है, v ऊपर थी, यहाँ पर एक पर्सन, ये फिर वही वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, mg, ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल। लेकिन v का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या v का वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए फोर्स चाहिए, वो फोर्स हमेशा v के क्या लगना चाहिए, अपोजिट लगना चाहिए। तो यदि फोर्स अपोजिट है तो क्या उस फोर्स की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन भी अपोजिट होगा। तो क्या एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। तो याद करो स्टार्टिंग वाला कंडीशन, यदि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स क्या इस डायरेक्शन में आएगा, स्यूडो फोर्स एफ पी। स्यूडो फोर्स को मैं किससे लिख रहा हूँ, एफ पी से। तो क्या स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। अब स्यूडो फोर्स जैसे इस डायरेक्शन में आया तो एन प्लस एफ पी, इजिकल टू क्या होगा, एम जी। एन इजिकल टू क्या, एम जी माइनस एफ पी होगा। एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ पी। और एफ पी का वैल्यू क्या रहेगा, एम मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो क्या एम इंटू जी माइनस है, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, एम इंटू जी माइनस। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वेइंग मशीन का अब हमारा जितना प्रॉब्लम होगा, क्या मैंने जितना थ्योरी पढ़ाया उससे हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम इस थ्योरी से हो जाएगा। स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हो ये पता चल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, कि स्प्रिंग फोर्स कैसे अप्लाई होता है, उसमें क्या होता है, क्या मीन पोजीशन होता है, क्या नेचुरल रहता है, उसमें जो फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन स्प्रिंग के, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में।